यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बन गया है? तो बुल्गारिया। तो बुल्गारिया है ये यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। और बुल्गारिया की राजधानी कौन सी है? तो सोफिया इसकी राजधानी है। इसकी घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब इसको अपना लिया गया है बुल्गारिया के द्वारा। तो यूरोपीय संघ है, इसकी स्थापना 1957 के अंदर ही रोम संधि के तहत की गई थी। वर्तमान में इसके अंदर 27 देश हैं। और मास्ट्रिच संधि 1992 के अंदर कौन सी संधि हुई थी? तो मास्ट्रिच संधि हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। लिस्बोन संधि के तहत ही पृथक, तो अगर कोई यूरोपीय संघ से पृथक हो जाता है तो उसको कौन सी संधि के तहत होता है? तो लिस्बोन संधि के तहत ही पृथक होता है। जैसे ब्रिटेन है वो इससे पृथक हुआ था। और यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है, और यूरो को अपनाने वाला 21वां देश तो बुल्गारिया बन गया है, और ये लागू हुआ है 1 जनवरी 2026 से। 20वां देश कौन सा बना है? तो क्रोएशिया बना था। और क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो जाग्रेब है, ये क्रोएशिया की राजधानी है। तो इसको भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। नवीनतम देश देखते हैं। नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है। एससीओ का 10वां सदस्य देश बेलारूस बना है। ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश इंडोनेशिया बना है। और आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो तिमोर लेस्टे बना है। तो ये नाम भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो सभी मैं एक साथ क्लास की लास्ट के अंदर करवा दूंगी। वो सर के द्वारा जो दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करवाया है, जो कि सर ने जनवरी महीने से लेकर दिसंबर महीने तक की करवाई थी। तो रिवीजन मैं एक साथ करवा दूंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। किस देश ने 1 जनवरी 2026 से ही भारतीय उत्पादों को जीरो ड्यूटी की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य एंड उद्योग मंत्री हैं वर्तमान में, तो इनके द्वारा घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 1 जनवरी 2026 से ही जीरो ड्यूटी है वो प्रभावी हो जाएगी, जिससे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्विपक्षीय व्यापार वो बढ़ेगा और संबंध भी बेहतर होंगे। और हाल ही के अंदर भारत और न्यूजीलैंड के मध्य ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, और इसको लीड करने वाली मतलब महिलाओं द्वारा ही ये ऐसा लीड होने वाला पहला एग्रीमेंट है। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। मालाबार अभ्यास, तो मालाबार अभ्यास 4 देशों के द्वारा ही किया जाता है, क्वाड देश, भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और हाल ही के अंदर इस अभ्यास का आयोजन किया गया है गुआम के अंदर, जो कि प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और यहीं पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पे है। चक्रवात को विली विलीज कहते हैं। घास के मैदान डाउन्स है। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथनी एल्बनीज है। तो इनका नाम भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। मैं लल्लन टॉप क्वेश्चन लास्ट में करवाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जब क्लास के लास्ट के अंदर ही मैं आपको ये पीडीएफ है वो ऐसे कंप्लीट ही प्रोवाइड करवा दिया करूंगी। जिस प्रकार से देखो ये नोट्स तैयार किए हैं मैंने ऐसे, क्योंकि आजकल मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन तो आते नहीं है एग्जाम के अंदर, तो आपको अगर डिटेल से रिवीजन करना होगा तो पीडीएफ से आप कर सकते हैं। तो मैं जैसे 1 जनवरी मतलब 30 जनवरी को आपकी क्लास कंप्लीट होगी, 31 जनवरी को, तब मैं कंप्लीट जो मेरी हैंडेड नोट्स है पूरे महीने की ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो देख लेना ये ऐसी मतलब मेरी ये जो मैंने कैसी लगी है आपको। और सॉरी लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो मैं फिर क्लास के लास्ट के अंदर आपको प्रोवाइड करवाती रहूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 18 साल की उम्र में ही साउथ पोल तक ही स्की करने वाले सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। तो काम्या कार्तिकेयन है ये साउथ पोल तक ही स्क्रीन करने वाली पहली मतलब भारतीय महिला बन गई है, जो कि सबसे कम उम्र की है। और सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी फतह करने वाली भी पहली महिला ही है। बर्फ के ऊपर फिसलन के कारण यहाँ पर लगभग 155 किलोमीटर की इन्होंने ट्रेकिंग की है, और -30 डिग्री सेल्सियस पर है। विश्व की ये 2nd नंबर की युवा है, जबकि भारत की पहली महिला है। तो काम्या कार्तिकेयन है, इनका नाम थोड़ा सा आप याद रख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साहिल जादव IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी है। आस्था पूनिया नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, और कौन सी पर्वतमाला की है? तो हिमालय की। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डेनालिया मैकिनले। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो यह है एकांगुआ। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूज है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है कोसियोस्को। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिव, और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। इन सबको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जेहनपोरा में ही टीलों से 2000 साल प्राचीन बौद्ध स्तूप और शहरी प्रकार की बस्तियां की खोज हुई है। तो जेहनपोरा का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से है। तो जम्मू कश्मीर के ही बारामूला जिले के अंदर ही झेलम नदी के तट पर ही जो जेहनपुरा गांव है, जिसपे 2000 साल पुराने टीले मिले हैं, बौद्ध स्तूप और शहरी बस्तियों से संबंधित है। और इस जो ये जेहनपुरा गांव है इसकी चर्चा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही मन की बात में की थी, इस वजह से ये गांव वो चर्चा के अंदर है। झेलम नदी को वेदों में विदिशा कहते हैं, और यहीं पर बुल्लर झील भी है। तुलबुल और उरी परियोजना ये भी झेलम नदी पर ही है। 4th बौद्ध संगति है, इसका आयोजन भी कुंडलवन जम्मू कश्मीर के अंदर ही हुआ था कनिष्क के समय। उस समय अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन बने थे? अश्वघोष। तो इन सबका नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 69 साल बाद सक्रिय हुआ बेंजी यानी ज्वालामुखी कहां पे स्थित है? तो रूस के अंदर है। तो रूस के कमचट्टा प्रायद्वीप के अंदर ही बेंजी यानी ज्वालामुखी के अंदर ही हाल में विस्फोट हुआ है, और ये 32,800 फीट हाइट पर ये राख हो गई है। 69 साल बाद ये एक्टिव हुआ है। रिलोस एग्रीमेंट ये भी हाल में भारत और रूस के मध्य हुआ है, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। और इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस का भी 1900 सदस्य देश है, वो भी रूस ही बना है। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है।
विसुवियस और इटना ज्वालामुखी इटली के अंदर है। किलौआ और मोनोलोआ ज्वालामुखी यूएसए के अंदर है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत के अंदर है, अंडमान निकोबार के अंदर ही। तो भारत की एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में ही कहां पे भाग लिया है? तो झारखंड के जमशेदपुर के अंदर ही जो शताब्दी समारोह इसका आयोजन किया गया है और यहाँ पर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, उन्होंने भाग लिया है। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। ओल चिकी लिपि है, इसके संस्थापक कौन है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू है और 1955 के अंदर ही जो इस लिपि है इसकी स्थापना की थी। इसके अंदर 30 अक्षर होते हैं और हर अक्षर के अपनी विशिष्ट ध्वनि होती है प्रत्येक अक्षर की। जहेर आओ नोहर गीत ये भी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पर संथाली भाषा के अंदर ही गाया है। खनन नीति जारी करने वाला पहला राज्य झारखंड ही है। संथाली भाषा तो इसको अनुसूची नंबर 8 के अंदर ही 92वां संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया था। वर्तमान के अंदर अनुसूची नंबर 8 के अंदर 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। सैयद मुस्तद ट्रॉफी विजेता कौन बना है? तो ये झारखंड बना है पहली बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा मुकल्लवा बंदरगाह कहां पे है? तो यमन के अंदर है। तो यूएई के द्वारा ही अलगाववादियों को हथियार भेजने की आशंका के आधार पर ही जो सऊदी अरब है उन्होंने यहाँ पर हवाई हमले वो कर दिए हैं यमन के अंदर। यमन की राजधानी साना है और जो दित्वा चक्रवात इसका नाम भी यमन के द्वारा दिया गया है। और दित्वा चक्रवात ने श्रीलंका में तबाही मचाई है और श्रीलंका में तबाही मचाने की सहायता पहुंचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु भी शुरू किया गया था। उती समुदाय ये भी यमन के अंदर ही रहता है, तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो मैत्री पुष्पा को। मैत्री पुष्पा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। और इफ्को युवा साहित्य सम्मान ये अंकिता जैन को दिया गया है। इफ्को है ये उर्वरक के अंदर ही विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। इफ्को का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्थापना 1967 में की गई है और वर्तमान में हेड कौन है? दिलीप संघानी। तो दिलीप संघानी है ये वर्तमान में इफ्को के हेड है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और रामभद्राचार्य जी को दिया गया था और 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और हाल ही के अंदर इनका निधन भी हो गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। धन संपत्ति की मेईतेई देवी के सम्मान में ही इमोइनु एरातवा महोत्सव का आयोजन कहां पे हुआ है? तो मणिपुर के अंदर हुआ है। 31 दिसंबर से 10 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है और ये धन संपदा की देवी है। मणिपुर के अंदर ही मेरा हाई चौकबा त्योहार ये भी कुकी और मेती समुदाय के द्वारा ही मनाया जाता है। संगाई फेस्टिवल का आयोजन, सिरोही लिली फेस्टिवल का आयोजन भी मणिपुर के अंदर किया जाता है। लोकटक झील मणिपुर के अंदर ही है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये भी मणिपुर के अंदर ही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डीआरडीओ ने 2 परले मिसाइलों का शाहलवो सफलतापूर्वक है वो कहां पे लॉन्च किया है? तो उड़ीसा की चांदीपुर रेंज के अंदर ही किया है 31 दिसंबर को। और एक ही लॉन्चर से अलग अलग दो टारगेट है उनको हिट किया गया है। सटीकता के साथ ही सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है, यानी कल ही डीआरडीओ की स्थापना का वर्ष था। वर्तमान में हेड कौन है? समीर कामत है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो बलस्य मूलम विज्ञानम है और ये आरएस प्री जो राजस्थान के अंदर एग्जाम हुआ था 2018 वाला उसके अंदर ये क्वेश्चन वो आ चुका है। तो आप थोड़ा सा इसको भी याद रख लेना क्योंकि आजकल इस तरीके से जो भी क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं। अब अपन जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, फिर गायत्री मंत्र का रीजन देख लेंगे। BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु को और ये बैडमिंटन से संबंधित है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 33 साल बाद किसे टाइगर स्टेट घोषित किया है? तो गुजरात को। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे हुआ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य से पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी है? तो कर्नाटक की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है? तो अल हिंद एयरलाइन केरल की है। फ्लाई एक्सप्रेसवे हैदराबाद की है और शंख एयर नोएडा उत्तर प्रदेश की है। भारतीय तटरक्षक बल का क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास PRPREX 2025 का आयोजन कहां पे हुआ है? तो मुंबई में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दुलहस्ती स्टेज सेकंड जो प्रोजेक्ट है उसको कहां पे मंजूरी दी है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही। किस देश की हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन ने सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो चाइना ने। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के ही डिसिप्लिन की मेजबानी कौन करेगा? तो गुजरात। BIS के द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले डेडिकेटेड स्टैंडर्ड ISI 9445 2025 का संबंध किसे है? तो बम डिस्पोजल सिस्टम से। महामना वाग्मय के द्वितीय संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो सीपी राधाकृष्णन, जो कि भारत के वर्तमान में 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ये क्वेश्चन आपके मतलब आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये सर के द्वारा करवाई गई है वही है। मैंने लिखी मतलब जो दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स है वो सर के द्वारा ही करवाई गई, वो मैंने लिख रखी है। तो मतलब बार बार वो लिखने की भी वो नहीं रहेगी कि बार बार मैं उनको लिखती रहूंगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से लिखे हुए हैं और उनकी पीडीएफ भेजने में भी आपको थोड़ा सा आसानी रहेगा, क्योंकि वैसे तो बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी वहां पे लिखूंगा, मतलब पीडीएफ एक साथ सेंड करूंगी तो
महीने के लास्ट के अंदर। तो आपका वो महीने के लास्ट के अंदर पीडीएफ वो करूंगी, तो क्वेश्चन रहेंगे उनके, और थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल से रिवीजन वो रहेगा, जिससे कि पीडीएफ भी लंबी नहीं होगी और आपको लास्ट के अंदर ही एग्जाम टाइम में मतलब डिटेल से आप उनको मतलब करंट अफेयर्स है उसको पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि आजकल जो करंट अफेयर्स है वन लाइनर के अंदर नहीं पूछी जा रही है, आपको डिटेल से ही रिवीजन करना होगा। तो बस मेरी यही है गुजारिश है कि आप मतलब लल्लन टू क्वेश्चन इनका भी क्लास के लास्ट में रिवीजन भी कर सकते हो, और साथ में आप जो करंट अफेयर्स वाली क्लास है इसको भी थोड़ा सा रिवीजन कर लो। इसरो किस देश का अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो यूएसए का। रॉकेट का नाम है एलबीएम 3 M6, वजन होगा इसका 6100 kg का। तीसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट अजदीप को कहां भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो चेन्नई के अंदर। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ समारोह का नेतृत्व कहां पे किया है? तो पुडुचेरी के अंदर ही। एशिया युवा पैरा गेम्स दुबई 2025 के अंदर ही भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 7वां। भारत सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में सहयोग के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो नीदरलैंड के साथ में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है तो हार्दिक सिंह को, और ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किया है, तो इसके लेखक कौन है? तो वासुदेव देवनानी है। परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए DARPEN 2.0 किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो नई दिल्ली ने। देश की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना सुबनसिरी लोहर की पहली यूनिट का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया है, और यहां पर 3 प्रतिमाओं की स्थापना की गई है जो कि 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं होंगी। अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में मान्यता प्राप्त धनु यात्रा महोत्सव कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो ओडिशा के बोरगढ़ के अंदर इसका आयोजन किया गया है। भारत सरकार ने ही साइक्लोन दित्वाहा के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सागर बंधु। भारत वर्ष 2025-29 के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल हुआ है? तो यूनेस्को के। 56वें IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है, तो इसका संबंध किस देश से है? तो वियतनाम से। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? तो नाइट्रेट है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और थीम है बाधाओं पर काबू पाना। नेक्स्ट देखते हैं डेफ ओलंपिक्स 2025 के अंदर ही भारतीय दल ने पदक तालिका के अंदर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 6ठा स्थान हासिल किया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेटस के ही भारत के नए भूकंप जोन ऐप में किसे जोन 6 में शामिल किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ही मैट्रिक्स पहल किसने लॉन्च की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। भारत और मालदीव के बीच ही संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 14वां संस्करण कहां प्रारंभ होगा? तो केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर ही। और भारत और मालदीव के मध्य एकता अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट है यूरोप के डिफेंस को मजबूत करने के लिए AI पावर्ड माइकल एंजेलो डोम वायु रक्षा प्रणाली किसने लॉन्च की है? तो इटली के द्वारा लॉन्च की गई है। गायत्री मंत्र का रिवीजन भी देख लेते हैं। 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन हुआ था, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। 1908 में खुदीराम बोस मुजफ्फर बम कांड के अंदर इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। 1909 के अंदर ही मार्लिमेंटो एक्ट हुआ था सांप्रदायिक, और इसी के आधार पर जो सांप्रदायिक निर्वाचन वो पहली बार हुआ था। 1911 के अंदर ही दिल्ली दरबार लगा था जॉर्ज पंचम के आगमन पर, और उस समय भारत के वॉयसरॉय कौन थे? हार्डिंग सेकंड। बंगाल विभाजन को इस समय निरस्त कर दिया गया था, और कलकत्ता से भारत की राजधानी वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी 1912 के अंदर ही। पहली बार जनगण मन गाया गया था। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1911 के अंदर ही? तो विशन नारायण धर थे। 1913 के अंदर ही गदर पार्टी की स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को USA के अंदर ही लाला हरदयाल के द्वारा। 1914 के अंदर कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था, और बाबा जो गुरुदत्त सिंह है उन्होंने ही ये जहाज रेंट पे लिया था। 2014 के अंदर ही कामागाटू मारू प्रकरण के कारण ही जस्टिस ट्रूडो उन्होंने माफी मांगी है। 1915 के अंदर 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 के अंदर साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। होम रूल लीग तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया है 1916 में ही। लखनऊ पैक्ट ये भी 1916 के अंदर ही हुआ था। अंबिका चरण मजबूदार है, ये इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार के अंदर 3 कटिया प्रणाली के आधार पर ही। 1918 के अंदर ही अहमदाबाद मिल प्लेग के बोनस के लिए हुआ था, और खेड़ा विद्रोह ये भी 1918 के अंदर हुआ था। 1919 के अंदर ही रोल एक्ट काला कानून भी कहते हैं, खिलाफत आंदोलन ये 1919 के अंदर हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मोंटेगू चैम्सफोर्ड एक्ट ये भी 1919 का ही है। 1920 के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई है, और इस समय तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना के कारण ही जो असहयोग आंदोलन है इसको समाप्त कर दिया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी CR दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और संसद के अंदर लड़ाई लड़ने के लिए विठल भाई पटेल ये केंद्रीय विधानमंडल के अंदर भेजे जाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1924 के अंदर ही HRA इसकी स्थापना की गई थी सत्येंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और बेलगांव है कहां पे? तो कर्नाटक के अंदर।
1925 के अंदर ही 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेड एक्शन हुआ था और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी के द्वारा की गई थी 1925 के अंदर ही। 1926 के अंदर ही नौजवान सभा की स्थापना की थी भगत सिंह ने। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी और 28 अगस्त 1928 को ही भारत को डोमिनियल स्टेटस का दर्जा है वो देने के लिए ही मतलब नेहरू रिपोर्ट को पेश की गई थी। 1929 के अंदर ही लाहौर अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और इस समय पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री फॉर्मूला दिया था। भगत सिंह ने असेंबली पर बम फेंका था बहरों को सुनाने के लिए। पब्लिक सेफ्टी जो बिल आया था उसके विरोध के अंदर ही 1930 में ही सभी के अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च 1930 में शुरू हुए थे। गोलमेज सम्मेलन पहला हुआ था 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पीएम थे रेमजे मैकडोनाल्ड और इसमें भाग लिया था बाबा साहेब अंबेडकर जी के द्वारा। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। सेकंड वाला हुआ था सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक कांग्रेस इसमें भाग लिया था। गांधी जी एसएस राजपुतना जहाज से गए थे। गांधी जी और अंबेडकर के बीच इसमें विवाद भी हो गया था। थर्ड हुआ था नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने वाले एकमात्र कौन थे व्यक्ति, तो इनका नाम था बाबा साहब अंबेडकर। 1931 के अंदर कराची में अधिवेशन हुआ था। सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। 23 मार्च 1931 को शहीद जो भगत सिंह इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। 5 मार्च 1931 को ही गांधी रिबन पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 1932 के अंदर 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत जारी किया गया था दलित और मुसलमानों के पृथक निर्वाचन के लिए। और 1932 में येरवदा जेल के अंदर अनशन किया था गांधी जी के द्वारा। सितंबर 1932 के अंदर पुनः पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य ही। मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से ही पुनः पैक्ट हुआ था। 1935 के अंदर भारत शासन एक्ट आया था और इस समय आरबीआई की स्थापना की गई थी। 1936 के अंदर लखनऊ के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन हुआ था। अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद, महासचिव थे एन रंगा साहब। 1937 के अंदर ही चुनाव हुए थे 11 प्रांतों में जिसमें 7 प्रांतों में कांग्रेस है वो विजेता बनी है। 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष। 1939 के अंदर त्रिपुरा अधिवेशन विवाद हुआ था। फोर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में की थी और सेकंड विश्व युद्ध ये भी 1939 से 1945 के मध्य हुआ था। 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव लिनिथ गो इस समय वॉइस रॉय थे। सेकंड विश्व युद्ध में भारत ने साथ दिया था और डोमिनियन स्टेटस और संविधान निर्माण युद्ध के बाद होगा ये भी किसके द्वारा कहा गया था, तो अगस्त प्रस्ताव के बाद में ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहा गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह तो विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। मुस्लिम लीग है, इन्होंने लाहौर अधिवेशन पर जिसकी हेड कौन थे जिन्ना और मांग की थी पृथक मुस्लिम राज्य की और पृथक मुस्लिम राज्य की मांग है इसकी जो पाकिस्तान की परिकल्पना है वो चौधरी रहमत अली के द्वारा की गई थी। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया था। पीएम थे उस समय चर्चिल और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरू किया गया था। सितंबर 1942 के अंदर ही आजाद हिंद फौज विचार दिया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। 1945 में बेबेल योजना उस समय लिनिथ को वॉइस रहे थे। शिमला समझौता हुआ है कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य विवाद के। 1943 में आजाद हिंद फौज जिसके सर्वोच्च सेनापति थे सुभाष चंद्र बोस जी और इसका प्रतीक क्या था, धाड़ता हुआ शेर। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड थी और अस्थायी सरकार ही सिंगापुर के अंदर चला रहे थे। अंडमान निकोबार के द्वीप का नाम भी क्या कर दिया गया है, शहीद व स्वराज। 1945 के अंदर ही आजाद हिंद फौज का मुकदमा भी चला था, लाल किला मुकदमा और वकील थे भूलाराम और जवाहरलाल नेहरू। तो आजाद हिंद फौज के मुकदमे के अंदर ही वकील कौन थे, भूलाराम और जवाहरलाल नेहरू जी। 1946 के अंदर ही कैबिनेट मिशन आया था जिसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। नौसैनिक विद्रोह आईएनएस तलवार पे हुआ था। 9 अगस्त 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 20 फरवरी 1947 को ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली के द्वारा भारत की आजादी की घोषणा कर दी गई थी। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना के अंतर्गत 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान की। तो 18 जुलाई 1947 को ही स्वतंत्रता एक्ट आया था जिसमें 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया था और 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और गवर्नर जनरल कौन थे, माउंट बेटन। डिक्की वर्ड प्लान या इस्मा योजना ये माउंट बेटन के द्वारा पेश किया गया था और जवाहरलाल नेहरू ने इसका भारत का वाल्मीकिकरण भी कहा है। देसी रियासतों का विलय तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। जूनागढ़ का विलय जन्म संग्रह के आधार पर हुआ था 1948 में। हैदराबाद का विलय ऑपरेशन पोलो 1948 के अंदर 13 सितंबर 1948 के अंदर। जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से। 20 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था और 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज इसको भी अपना लिया गया था।